बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं क्या, इन्हें कैसे जनरेट किया जाता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, तो आज हम इस एरिया को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जरा इसका इंट्रो देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या। याद रखें कि क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो चलें पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है एक्चुअली इसकी दो टाइप्स हैं। एक इसकी वेव मैकेनिक्स होती है, एक को हम वेव मैकेनिक्स कहते हैं, एक को हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स कहते हैं। एक वेव मैकेनिक्स हो गई और एक मैट्रिक्स मैकेनिक्स हो गई। वेव मैकेनिक्स जो है ये बेस्ड अपॉन कर रही होती है श्रोडिंगर पर। वेव मैकेनिक्स जो है वो किस पर है, डिपेंडेंस उसकी वो श्रोडिंगर पर है। और मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो है उसकी डिपेंडेंस जो है वो हाइजेनबर्ग पर है, उसे हाइजेनबर्ग मैकेनिक्स कहते हैं और इससे श्रोडिंगर मैकेनिक्स कहते हैं जो वेव मैकेनिक्स है। तो हमने जिसको कंटिन्यू करना है वो हमारी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि वेव मैकेनिक्स में आ रही है। अब माइंड में रखें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो है ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस भी होती हैं और नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस भी होती हैं। यानी जिसमें आप रिलेटिविटी के इफेक्ट्स को ऐड करेंगे वो हमारी रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस कहलाएंगी, और जो नॉन रिलेटिविस्टिक हैं वो विदाउट रिलेटिविटी या विदाउट आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं रिलेटिव मोशन का या स्पीड ऑफ लाइट को आप डील नहीं करेंगे उसमें, तो वो नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस होंगी। और यहाँ पर हम जिसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो हमारी नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं, रिलेटिविस्टिक नहीं है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स की फंडामेंटल इक्वेशन जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स में बात करूं, स्पेशली वेव मैकेनिक्स में, तो वेव मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल इक्वेशन जो हमारी आती है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है, जिसको श्रोडिंगर साइंटिस्ट जो था इसने 1925 में इसने इसे ड्राइव किया था। 1925 में श्रोडिंगर ने इसे ड्राइव किया था और इसने वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया था। और इसने ये जो डेरिवेशन की थी ये दो थ्योरीज पर इसकी डिपेंडेंस थी, एक डी ब्रॉगली आइडिया पर थी और एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी। एक डी ब्रॉगली आइडिया और एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट यूज करके श्रोडिंगर ने 1925 में एक इक्वेशंस को ड्राइव किया जिसकी जो आउटपुट थी वो एक्चुअली वेव फंक्शंस थे। कि श्रोडिंगर की जो आउटपुट थी वो क्या थे, उसके वेव फंक्शन। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्चुअली एक मशीन कंसिडर किया गया था कि आप इसे एक मशीन कंसिडर करें जिसको इनपुट आप पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, इनपुट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, और आउटपुट जो आउटकम्स आ रहे हैं वो आपके वेव फंक्शंस आ रहे हैं, क्वांटम नंबर्स आ रहे हैं और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आ रहे थे। तीन चीजें कि वेव फंक्शन, क्वांटम नंबर्स और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो होप सो कि आपको आइडिया जनरेट हो चुका होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, कि जो आपने स्टडी करनी है इससे वेव इक्वेशन कहते हैं। ये वेव मैकेनिक्स है श्रोडिंगर की और ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो लेकिन अब इसकी दो टाइप्स होती हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। एक को हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और सेकंड जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इस लेक्चर में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारी ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। अच्छा, अब इसका रिजल्ट जो है ड्राइव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप लोगों ने सबसे पहले जो इक्वेशन को ड्राइव करना है वो बाउंड पार्टिकल के लिए है। बाउंड पार्टिकल का मतलब क्या है कि बाउंड पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जो किसी फील्ड के अंडर होते हैं, जिसपे फील्ड फोर्सेस जो होती हैं वो एक्ट कर रही होती हैं, उन्हें हम बाउंड पार्टिकल कहते हैं। या वो पार्टिकल जिनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती, जो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करते होते हैं, होल्ड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी जिनके पास होती है, वो हमारे बाउंड पार्टिकल कहलाते हैं। तो मैं सबसे पहले जो इक्वेशन ड्राइव करूंगा वो बाउंड पार्टिकल की होगी और वन डायमेंशन में होगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी जस्ट। फिर मैं उसके बाद उसको थ्री डायमेंशन में कन्वर्ट करूंगा, तीनों एक्सिस में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। और देन हम उससे फ्री पार्टिकल के लिए देखेंगे कि उस वक्त हम पोटेंशियल एनर्जी को जस्ट जीरो पुट कर देंगे। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो रिजल्ट जो हमने ड्राइव करना है वो आपके सामने ये आ रहा है। इसमें देखें जो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है ये आपने प्रूव करनी है, एच साई इज इक्वल टू एओटा एच कट पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। ये अपने रिजल्ट यहाँ तक पहुंचना है, एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। एच क्या है ये हम आगे देखते हैं, साई वेव फंक्शन ही है, क्लियर। तो लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाउंड पार्टिकल के लिए। देखिए फॉर स्मॉल स्पीड वी मच लेस देन सी, नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, देखिए ना, वी मच लेस यानी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत लेस है। द टोटल एनर्जी ऑफ द बाउंड पार्टिकल के लिए माइंड में रखें कि बाउंड पार्टिकल को हम डील करने जा रहे हैं। पहले टोटल एनर्जी बाउंड पार्टिकल की आप कैसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वेयर पोटेंशियल एनर्जी जो है इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। यानी पोटेंशियल v जो है ये एक्चुअली डिपेंड कर रहा है r पर और t पर।
तो ये देखें बाउंड पार्टिकल के लिए आपने एनर्जी इस तरह लिख ली, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी फर्दर इक्वल होती है हाफ mv² के, और पोटेंशियल एनर्जी को हम v से रिप्रेजेंट करने लगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप न्यूमिनेटर को भी, इस टर्म को न्यूमिनेटर को m से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी m से। तो ये देखें इधर m से मल्टीप्लाई किया तो m² बन गया इस टर्म में, और डिनोमिनेटर में भी m आ गया। बाकी टर्म एज इट इज रखी, एनर्जी वाली भी और पोटेंशियल एनर्जी वाली भी, ये टोटल एनर्जी हो गई। अब ये देखें तो m² v² लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है p इज इक्वल टू mv, तो ये बन गया p² बन गया p² बाय 2m प्लस v। क्लियर। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक वेव फंक्शन साइ से। तो वेव फंक्शन को देखें राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी साइ अटैच हो गया, इस टर्म के साथ भी साइ आ गया, और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी वेव फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, और इसको हमने नेम क्या दे दिया, इक्वेशन 1 का। इसको मैं अब यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ, और अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक ये p² साइ फाइंड करना है, p² साइ, और एक e साइ। ये देखें p² साइ को हमने डिटरमिन करना है और एक e साइ को। अच्छा, अब ये किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए पहले मुझे साइ चाहिए, वेव फंक्शन चाहिए। पहले मैं साइ निकालता हूँ, साइ निकाल के देन देखिएगा मैं उसका डबल डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। माइंड में रखें, डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास ये p² साइ वाली टर्म जो है ना ये फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह जो वेव फंक्शन आएगा उसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद सिंगल डेरिवेटिव लेना यानी पार्शियल साइ बाय पार्शियल t लेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी e साइ। उसके लिए आपने डबल डेरिवेटिव लेना है, देखना है आपको वो स्क्वायर हिंट दे रहा है, स्क्वायर जो है ना कि आपने डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट से, क्योंकि मैं सिर्फ x एक्सिस को डील कर रहा हूँ इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। और इसको जो e साइ टर्म फाइंड आउट करनी है कि वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लें, लेकिन सिंगल डेरिवेटिव। ओके हो गया, यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा है, वहां पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। तो सबसे पहले तो हम वेव फंक्शन बनाते हैं कि साइ कैसे आएगा। देखें अब क्लासिकल मैकेनिक्स में ना कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके मोशन को जो फंक्शन डिस्क्राइब करता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई पार्टिकल की मोशन या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो डिस्क्राइब किया जाता है तो उसके लिए हम ये एक इक्वेशन लेते होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a e रेज़ पर माइनस आयोटा ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की मोशन को जो चीज डिस्क्राइब या जो फंक्शन डिस्क्राइब करता है उसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम y को साइ से रिप्लेस करते हैं, ये देखें। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स द वेव फंक्शन साइ कोरिस्पोंड्स टू द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ वेव मोशन इन अ स्ट्रिंग। कि अब ये किसी स्ट्रिंग की वेव इक्वेशन है, तो वहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी हुई है, आप क्वांटम मैकेनिक्स में स्विच करने लगे तो आपने क्या करना होगा कि इस y को साइ से रिप्लेस करना होगा। तो y को हमने क्या पुट करने जा रहे हैं, साइ। बाकी एज इट इज, ये देखें y को जस्ट हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइ पुट करने, y को यहाँ पे साइ कि ये साइ इज इक्वल टू a e रेज़ पर माइनस आयोटा ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। ओमेगा जो है ये जरा देखें, ओमेगा आपको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। अब क्वांटम मैकेनिक्स में फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखा जाता है, f नहीं लिखा जाता। क्लासिकल मैकेनिक्स में f लिखा जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में न्यू लिखा जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई न्यू। ओमेगा को हम ये लिख सकते हैं, ये v जो है, v देखें v इक्वल होता है f लैम्डा f, तो हम क्वांटम में है तो मैं न्यू लिखूंगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये दोनों वैल्यूज जो है ओमेगा की और ये वेलोसिटी वाली, ये यहाँ पर पुट करने। तो यहाँ पे साइ है, साइ इज इक्वल टू, ये देखें साइ इज इक्वल टू a e रेज़ पर माइनस आयोटा ओमेगा, ओमेगा की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 पाई न्यू, और t माइनस एक्स बाई वी, v की जगह क्या पुट कर दिया न्यू लैम्डा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि जो न्यू है, न्यू इसको इनसाइड द ये ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस के इनसाइड मूव करवाएं। तो न्यू को इनसाइड हमने मूव करवाया, तो ये देखें इधर आ गया, और जब ये इस टर्म के साथ हुआ तो ये न्यू और ये वाला न्यू क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी रिमेनिंग टर्म क्या बच गई, एक्स बाय लैम्डा। अच्छा, अब आप ये करने लगे हैं कि अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को h से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये देखें डिवाइड कर दिया h, और जो मल्टीप्लाई h हो रहा था उसको अंदर शिफ्ट कर दिया। ये देखें तो इधर बन गया h न्यू t माइनस h बाय लैम्डा x अपनी तरफ से, यानी h से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब आपको ये पता है कि ये जो h बाय लैम्डा है, h बाय लैम्डा, तो ये तो डी ब्रोगली रिलेशन में ये कहता है कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग मोमेंटम या लैम्डा इक्वल होता है h बाय p, तो p इक्वल हो गया h बाय लैम्डा। तो h बाय लैम्डा की जगह मैं ये p पुट कर सकता हूँ, और h न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक रिलेशन E इक्वल टू h न्यू, प्लैंक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है कि E इक्वल टू h न्यू। तो अब ये h न्यू की जगह E लिख दें और h बाय लैम्डा की जगह p कर दें, तो ये वेव फंक्शन निकल आएगा। देखें a e रेज़ पर माइनस 2 ये देखिए 2 आयोटा पाई बाय h एज इट इज, ये पूरी टर्म एज इट इज आई है। h न्यू की जगह e लिख दिया e t, और इसकी जगह माइनस p x आ गया। अच्छा, अब हमें ये पता है कि रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट जो है h कट या h बार, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट
ये इक्वल होता है h बाय 2 पाई के। तो हम ये जो 2 पाई बाय h है ये उल्टा लिखा होगा, अगर 2 पाई बाय h में इन्वर्स कर दूं तो ये बन जाएगा 1 बाय h कट। तो ये देखें ये माइनस आयोटा बाय h कट आ गया क्योंकि ये इन्वर्स है 2 पाई बाय h। अगर इसको इन्वर्स रिवर्स करेंगे तो 1 बाय h बाहर आ जाएगा। और ये टर्म एज इट इज et माइनस px, इसको हमने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 1 का। तो अच्छा सॉरी माजरत, बल्कि पहले भी हमने एक इक्वेशन 1 कही है, इसको बेशक इक्वेशन 2 कह सकते हैं। एक्चुअल काम था कि हमने वेव फंक्शन को डिटरमिन करना था। अगर आपके माइंड में वो स्टोरी हो तो दो टर्म निकालनी थी, एक पी स्क्वायर साई निकालना था और ई साई निकालना था। तो मैंने कहा पहले तो साई निकाल लेते हैं ना, फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास पी स्क्वायर साई आ जाएगा, और सिंगल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो ई साई आ जाएगा। तो अब हम साई को यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो उधर देखिएगा ये पहला डेरिवेटिव लेने लगे हैं, पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कांस्टेंट है ए एज इट इज आया। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज आई। एक्सपोनेंशियल की पावर को जब देखा तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया, इस टर्म का एक्स का 1 हो गया, और ये साथ माइनस पी आया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। तो आयोटा पी बाय एच बार, ये एच कट आ गया, आयोटा पी बाय एच कट, ये सिंगल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव लेंगे, अगेन यही टर्म रिपीट होगी और ये फैक्टर अगेन जनरेट होगा, और वो इस फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें अगेन आपने इसका डबल डेरिवेटिव जब लिया तो आयोटा पी बाय एच कट इनटू आयोटा पी बाय एच कट, तो उसे हमने क्या लिख लिया, आयोटा पी बाय एच कट का स्क्वायर। अच्छा ये वाली जो टर्म थी ए ई रेस पर माइनस आयोटा बाय एच कट ई टी माइनस पी एक्स, अगर आप इस इक्वेशन से देखें तो किसकी इक्वल है, साई के, तो इस पूरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, साई लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे इसको ओपन करें तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है, ये पी स्क्वायर और ये एच कट का स्क्वायर साई। मुझे पी स्क्वायर साई चाहिए था, तो ये देखिए मैंने डबल डेरिवेटिव लिया, तो पी स्क्वायर साई यहाँ से निकल आया कि माइनस एच कट स्क्वायर को यहाँ से इधर शिफ्ट कर ले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये पी स्क्वायर साई मेरे पास आ गया। सिंपल के पहले वेव फंक्शन आप निकालें, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देन उसका डबल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो आपके पास पी स्क्वायर साई निकल आएगा। अब सिंगल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो ई साई वाली टर्म आ जाएगी। ये देखें पार्शियल साई बाय पार्शियल टी, हम साई का डेरिवेटिव लेने लगे हैं, ए कांस्टेंट था एज इट इज आया, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी एज इट इज आई। पावर का जब डेरिवेटिव लेने लगे तो अब टाइम की रिस्पेक्ट से है, तो ये तो 0 हो जाएगा पी एक्स का, इसमें तो टी है नहीं, ये तो 0, इसमें टी का 1 हो जाएगा और ई आएगा, और साथ ये टर्म आ जाएगी माइनस आयोटा ई बाय एच कट। ये देखिए माइनस आयोटा ई बाय एच कट। अब ये पूरी टर्म जो है ये वाली, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये किसकी इक्वल है, वेव फंक्शन साई की इक्वल होगी। तो हमें चूंकि ई साई चाहिए था, तो ये माइनस आयोटा बाय एच कट इधर जाकर ये रिवर्स हो गया कि माइनस एच कट बाय आयोटा पार्शियल साई बाय पार्शियल टी, और ये किसकी इक्वल आ गया, ई साई। तो यही हमारे दो टारगेट थे, पी स्क्वायर साई को डिटरमिन करना और ई साई को डिटरमिन करना, जो कि हमने कर लिए। अब हम इसको मेन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी कि ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई बाय 2m प्लस वी साई, और ये बाउंड पार्टिकल के लिए हम लेके चल रहे थे। ये देखें वी आ रहा है अभी, बाउंड पार्टिकल पोटेंशियल अंदर जी फंक्शन आ रहा है, इसमें वैल्यूज पुट करें ई साई की भी और पी स्क्वायर साई की भी। तो ये देखें ई साई की जगह हमने वैल्यू पुट की ये वाली माइनस एच कट बाय आयोटा पार्शियल साई बाय पार्शियल टी, और पी स्क्वायर साई की जगह भी हमने वैल्यू पुट की और ये 2m एज इट इज आया और प्लस वी साई आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इधर ये माइनस इधर से भी राइट हैंड साइड से, तो ये माइनस टर्म प्लस में आ जाएगी और ये प्लस वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, और ये दोनों साइड का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एच कट बाय आयोटा, इसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बाउंड पार्टिकल की है। और ये वन डायमेंशन में देखें ना कि ये टर्म को देखें पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स खाली एक्स एक्सिस आ रहा है, तो ये वन डायमेंशन की है। तो दिस इज टाइम डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। टाइम डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि वेव फंक्शन की डिपेंडेंस देखिए तो किसके ऊपर आ रही है, टाइम पर आ रही है। अब हमने अगर इसको 3 डायमेंशन में लिखना है, तो ये जो फैक्टर है पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसमें y कंपोनेंट भी ऐड करें और z कंपोनेंट भी। तो ये देखें प्लस पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल z, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन में चलेगी, जो कि विच इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये टर्म इक्वल हो जाएगी डेल स्क्वायर साई के, जो कि नेबुला ऑपरेटर है। ये देखें कि ये वाली जो टर्म थी जो कि ब्रैकेट में इनक्लोज की गई है, ये किसकी इक्वल होगी, डेल स्क्वायर साई। तो अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एच कट बाय आयोटा पार्शियल साई बाय पार्शियल टी एच कट स्क्वायर बाय 2m एज इट इज, और ये जो टर्म ब्रैकेट वाली थी इसकी इक्वल आ गई डेल स्क्वायर यहाँ पे साई होना है डेल स्क्वायर साई, और ये माइनस वी साई एज इट इज आ गया।
ओके ओके। अच्छा, अब ये बाउंड पार्टिकल के लिए थी। अब आपको यहाँ पे मैंने ये हिंट दिया है कि अगर फ्री पार्टिकल के लिए लिखनी हो तो आपने जस्ट v को क्या पुट कर देना है, 0। इट मींस कि फ्री पार्टिकल जिस पे कोई फील्ड फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, तो आपने v को 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पर ये बच जाएगी h कट बाय आयोटा पार्शियल साइ बाय पार्शियल t, h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, और यहाँ पे साइ आएगा साथ। तो ये फ्री पार्टिकल की हो गई। अब हम इसको, जो मैंने ओरिजिनली आपको कहा था कि हमने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है कि h साइ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था h साइ इज इक्वल टू आयोटा h कट पार्शियल साइ बाय पार्शियल t। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई करते हैं। तो किस तरह, अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को नेगेटिव साइन से। ये देखिए देन अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया अगेन। ये देखिए माइनस इधर भी आ गया, इस टर्म के साथ भी माइनस, और ये माइनस वाली थी तो ये क्या बन गई, प्लस बन गई। अब यहाँ पे क्या करने लगे हैं कि आयोटा बाय आयोटा अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। आयोटा बाय आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा वैसे। और यहाँ से इधर से जो राइट हैंड साइड है, यहाँ से आपने साइ कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस v, और साइ कॉमन ले लिया। और यहाँ पर ये आयोटा आयोटा। अब यहाँ पे देखें तो ये डिनोमिनेटर वाले आयोटा 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 स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और यहाँ पर ये बच जाएगा आयोटा एच कट पार्शियल साइ बाय पार्शियल टी, ये वाला। और ये जो ब्रैकेट में टर्म इनक्लोज की गई है, इसे एच ऑपरेटर कह दिया है। एच ऑपरेटर, ये जो ऊपर हेड साइन है इसे ऑपरेटर कहते हैं। एच ऑपरेटर, इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है कि एच साइ इज इक्वल टू आयोटा एच कट पार्शियल साइ बाय पार्शियल टी। ओके हो गया। और इसमें डेल स्क्वायर जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, डेल स्क्वायर को लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं, डेल स्क्वायर को लैप्लाशियन ऑपरेटर। तो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बता दिया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वही रोल प्ले करती है क्वांटम मैकेनिक्स में जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्ले कर रहे हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में, या जो मैक्सवेल इक्वेशंस का रोल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ मशीन इन विच पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज अप्लाइड एज अ इनपुट। एक मशीन है जिसको आप इनपुट पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, और उसके जो आउटकम्स आते होते हैं वो क्या है, वेव फंक्शन, क्वांटम नंबर्स और एनर्जी लेवल्स, जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो माइंड में याद रखें कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअली हमें वेव फंक्शन देती होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो एक्चुअली हमें वेव फंक्शन या क्वांटम नंबर्स या एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट देती होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये क्लियर हो चुकी होगी, जो कि पहले हमने बाउंड पार्टिकल के लिए देखी है, फिर फ्री पार्टिकल के लिए 1 डायमेंशन में भी देखी है, 3 डायमेंशन में भी देखी है, और उसको एक समराइज करके कॉम्पैक्ट फॉर्म बना लिया, जो कि इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या टोटल एनर्जी ऑपरेटर में हमने इसको कन्वर्ट किया है। तो नहीं जी, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।